हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आपने अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय कर लिया होगा, ईद को सेलिब्रेट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स वक्त है वापस अपनी स्टडी की तरफ आने का, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहता है। नम्स ने अपना टेस्ट अनाउंस कर दिया है, 1 सितंबर को उसका टेस्ट है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 20 जून को स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि ईद के कुछ दिनों के बाद पीएमडीसी भी अपना टेस्ट अनाउंस कर देगा। तो गिने चुने दिन हैं, इनको यूटिलाइज़ करने का वक्त है, वापस अपने स्टडी शेड्यूल पे आने का वक्त है, क्योंकि यही वो वक्त है जिसको अगर आपने प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लिया, अच्छे तरीके से टेक्स्ट को पढ़ लिया, अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर ली, तो इसका फ़ायदा आपको आगे चलकर जो एंट्री टेस्ट है उसमें अच्छे तरीके से हो पाएगा। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने नम्स के एडमिशन के बारे में कुछ मालूमात आपके सामने रखी थी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस दिन स्टार्ट होगा, कौन कौन से टेस्ट सेंटर बनेंगे, वो सारी मालूमात आपको पिछली वीडियो में मिल चुकी है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर वो वीडियो देख ले। आज की जो वीडियो है वो भी अगेन नम्स के हवाले से है, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के सवालात। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे उनका मैं आंसर करूँगा। ये जो आंसर किए जाएंगे इनमें प्रॉपर रिसर्च की गई है, कोशिश की गई है कि जो मालूमात हो वो एक्यूरेट हो। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है क्योंकि जो मालूमात वेबसाइट्स पे मौजूद हैं वो पिछले सालों की मालूमात है। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आती हैं हर साल पे, तो उन चेंजेस का तो अभी मुझे भी नहीं पता, ना ही आपको पता है। लेकिन जो मालूमात अब तक पिछले सालों के हवाले से मिली हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही मालूमात आगे भी कैरी ऑन होती है। तो अब आते हैं हम उन सवालात की तरफ जो आपने मुझे भेजे हैं नम्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से। नम्स में टेस्ट क्लियर करने के बाद फ्री एजुकेशन है या फ़ी होती है? फ्री एजुकेशन नहीं है। नम्स का टेस्ट पब्लिक सेक्टर के एक मेडिकल कॉलेज के लिए है। वो पब्लिक सेक्टर का एक मेडिकल कॉलेज है, आर्मी मेडिकल कॉलेज। बाकी तमाम है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है उसमें भी फ्री एजुकेशन नहीं है, उसकी भी कुछ फ़ी है। वो जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके मुकाबले में कम है, लेकिन उसकी भी फ़ी है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी तो फ़ी होती है। तो फ्री एजुकेशन नहीं है, इतना आप माइंड में रखें। अब ये कुछ एक फ़ी स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का है, जो नम्स से एफिलिएटेड हैं। उनमें से कुछ मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी को मैंने आपके सामने रखा है। ये है CMH लाहौर MBBS फ़ी स्ट्रक्चर। 5 साल ड्यूरेशन है। पहले साल की फ़ीस है 17,26,000 रुपये, दूसरे साल की फ़ीस है 18 लाख रुपए, तीसरे साल की फ़ीस 19 लाख रुपए और चौथे साल की 20 और पाँचवें साल की 21 लाख रुपए। कुल मिला के ये 95,50,000 रुपये सिर्फ ये ट्यूशन फ़ी की मद में है। बाकी आपका रहना, खाना पीना, हॉस्टल एक्सपेंसेस वो अलग हैं। CMH लाहौर जो BDS का फ़ी स्ट्रक्चर है, डेंटल सेक्शन का फ़ी स्ट्रक्चर है, 4 साल का कोर्स है। 17,26,000 पहले साल की फ़ीस, दूसरे साल की फ़ीस 18 लाख रुपए, तीसरे साल की 19 लाख, चौथे साल की 20 लाख रुपए। कुल मिला के 74,50,000 रुपये आपका ख़र्चा है डेंटल सेक्शन में BDS में एडमिशन लेने का CMH लाहौर में। अब यह है CMH मुल्तान का MBBS फ़ी स्ट्रक्चर। 5 साल का दौरानिया है। पहले साल की फ़ीस 17,15,000 रुपये, दूसरे साल की 16,96,000, तीसरे साल, चौथा साल, पाँचवा साल वही 16,96,000 रुपये आपने देने हैं। कुल मिला के 85 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं ट्यूशन फ़ी की मद में। हॉस्टल एक्सपेंसेस अलग होंगे। फ़ी स्ट्रक्चर फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज इन रावलपिंडी फॉर द MBBS प्रोग्राम इज़। अब ये जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है ये पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है, लेकिन इसकी भी फ़ी है जो दूसरों से कम है। और वो कितनी फ़ीस है? सालाना फ़ीस है 10 लाख रुपए। कुल मिला के 5 साल का ये हो जाएगा 50 लाख रुपए। फॉर स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर सर्विंग और रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स द फी इज सिग्निफिकेंट रिड्यूस टू अप्रॉक्सीमेटली PKR 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ड्यू टू 3 years बॉन्ड विद द आर्मी। नीचे का जो सेक्शन है उसमें फ़ी स्ट्रक्चर 1 लाख बताया गया है, लेकिन ये उनके लिए हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में सर्व कर रहे हैं। वो अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं टेस्ट क्लियर करने के बाद तो उनको 1 लाख रुपए सालाना फ़ी सबमिट करनी होगी। लेकिन उसमें एक शर्त है कि उन्होंने एक बॉन्ड साइन करना होगा आर्मी के साथ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS ये जो बच्चा है जब ये डॉक्टर बन जाएगा तो ये आर्मी में ही कुछ अरसे के लिए सर्व करेगा।
वो सिविलियन जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कुछ अरसे के लिए, वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके लिए वो उसमें सर्व नहीं कर सकता, उसको आर्मी के साथ जो है सर्व करना होगा, क्योंकि उसकी फ़ी को 1 लाख रुपए किया जा रहा है। तो उस फ़ी रिडक्शन के मद में कुछ साल उसने आर्मी के जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उसमें अपनी खिदमात जो है वो देनी होंगी। ये फ़ी स्ट्रक्चर है किम्स का, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का। जो एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें पहले साल की फ़ीस है 9,29,000 रुपये, कुछ उसमें ट्यूशन फ़ी वगैरह भी होगी, सिक्योरिटी फ़ी होगी, तो पहले साल की फ़ी जो बनती है 9,63,000 रुपये है, 9,63,000। सेकेंड ईयर में 8,67,000, थर्ड ईयर में भी 8,67,000, फोर्थ ईयर में भी ऐसे ही, फिफ्थ में भी ऐसे ही। तो कुल मिलाकर ये जो रकम बनती है ये 44,31,000 रुपये बनती है 5 साल की, अगर आप कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेते हैं नम्स का टेस्ट क्लियर करने के बाद। कुछ सब्सिडाइज सीट भी हैं, 35 सीट्स हैं किम्स में जो कि सब्सिडाइज्ड हैं, यानी कि उसमें फ़ी स्ट्रक्चर कम है। वो फ़ी स्ट्रक्चर कम होने के बावजूद भी सालाना तकरीबन 2.5 लाख रुपए बन जाता है। उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, अगर दोनों जॉब करते हैं तो उनको उनकी जो कंबाइंड सैलरी है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। अगर सिर्फ फादर जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी 50,000 से कम होनी चाहिए। महाना सैलरी की बात हो रही है, 50,000 से सैलरी कम होनी चाहिए। चाहे दोनों काम करते हैं, चाहे सिंगल पेरेंट काम करता है, उनकी जो महाना सैलरी है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। उसका एक सर्टिफिकेट होगा। अगर वो सर्टिफिकेट आप सबमिट कर देते हैं तो आपकी जो सालाना फ़ीस होगी वो 2.5 लाख रुपए लगभग होगी। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए होगी। इसके लिए कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। फिर एक और स्टूडेंट है, ये मैंने जो अभी आपको बातें बताई, जो पिछला सवाल था स्टूडेंट का कि फ्री एजुकेशन है या कोई उसकी पेमेंट है, तो मैंने उसके हवाले से आपको मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसका सारा डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्स में टेस्ट क्लियर करने के बाद क्या होगा? आर्मी के बहुत एक्सपेंसिव मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उनमें हम गरीब लोगों को लोग तो एडमिशन नहीं ले सकते, फिर क्या फ़ायदा टेस्ट देने का? तो जी हाँ, ये आप चीज़ पहले ही सोच लें, मैंने आपके सामने क्लियर कट रख दिया है। ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस थे प्राइवेट, उनकी फ़ीस जो है वो लगभग 17 लाख के आसपास है सालाना, और किम्स की जो फ़ीस है वो सालाना तकरीबन 9 लाख रुपए से ऊपर है। और अगर आप सब्सिडाइज सीट्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो तब भी आपकी सालाना फ़ीस 2.5 लाख रुपए होगी। अब गरीबों के लिए आम तौर पर जो सेक्शन बचता है वो सब्सिडाइज सीट का है। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें एडमिशन हासिल करने के लिए आप ज़रूर नम्स का टेस्ट दें। अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फिर आप टेस्ट ना दें, यही मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई इसका आंसर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नम्स के लिए कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी बुक्स से तैयारी करें? बुक्स आपकी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक, उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक, चाहे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चाहे बायोलॉजी सेकंड ईयर, पंजाब टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड ईयर, पंजाब टेक्स्ट बुक फिजिक्स फर्स्ट ईयर और फिजिक्स सेकंड ईयर के लिए, और इंग्लिश तो आपको पता है वो तो जनरल ग्रामर है। इसके साथ साथ आपको नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको टच करना चाहिए। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फेडरल बोर्ड की बुक्स को टच कर लो, अगर आप टाइम दे सकते हो तो फिर पंजाब बोर्ड की बुक्स भी आप टच कर सकते हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इट डिपेंड्स कि आपने पहले क्या पढ़ा है। अगर आपने पहले कोई और किताब पढ़ी है तो अब स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब स्विच करने से जो है आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होगी, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो जो आपने पहले पढ़ा है उस पर आप फोकस रखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। तमाम बुक्स अच्छी होती हैं, तमाम बुक्स में पॉइंट्स लिखे होते हैं, बेसिकली आपको उन पॉइंट्स को याद रखना होता है। MCQs की बुक्स कौन सी प्रैक्टिस करें? कोई भी स्टैंडर्ड एकेडमी की बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मैंने बायोलॉजी की MCQs बुक बनाई हुई है, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो 0332280640 पे आप व्हाट्सएप कर दें, आपको वो बुक जो है डिलीवर कर दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी किसी भी अच्छी एकेडमी, अच्छे इंस्टीट्यूट की MCQs बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास वो बुक्स अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नम्स की पर ईयर फ़ी क्या है? बता दिया मैंने आपको। नम्स की अपनी तो कोई फ़ी नहीं, अपनी तो सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है 5200 रुपये, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसको सबमिट करना है। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो कम से कम आप जहन में रखेंगे 17 लाख रुपए के आसपास सालाना एक्सपेंसेस होंगे। आर्मी मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट होती है तो लगभग 10 लाख रुपए सालाना, और अगर आप किम्स में, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपका एडमिशन होता है तो उसमें सालाना तकरीबन 9 लाख कुछ हज़ार रुपए वो आपके खर्च होंगे। नम्स का टेस्ट कहाँ होता है? नम्स का टेस्ट मुख्तलिफ़ सिटीज़ में होता है। इसके बारे में जो मालूमात है वो पिछले नम्स की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें टेस्ट सेंटर के हवाले से तमाम मालूमात दी गई है, आप उस वीडियो को देख लें। क्या ये टेस्ट भी MD-CAT की तरह होता है? जी बिल्कुल, टेस्ट MD-CAT की तरह होता है। MCQs होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है, उसके 5 ऑप्शंस होते हैं। हाँ, जो सवालों की तादाद है वो डिफरेंट है। जो PMDC में सवालों की तादाद है वो कुछ डिफरेंट है, नम्स में जो सवालों की तादाद है कुछ डिफरेंट है, लेकिन होते यही सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सेक्शन PMDC में होता है, नम्स में नहीं होता। और नम्स में 30 मिनट के लिए आपको 100 क्वेश्चंस का साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाता है, जिसकी कोई तैयारी आपने नहीं करनी है, वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। सवाल आपके सामने आएगा, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह उसको समझती है, आपने उसके हिसाब से 7 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मार्क करना होगा। सारे के सारे 7 ऑप्शंस एक जैसे होंगे। इस बारे में मालूमात मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देख लें ताकि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट का पता चल जाए। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो होता है नम्स में, लेकिन वो PMDC के MD-CAT में नहीं होता। तो कुछ डिफरेंसेस ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर नम्स की स्टडी मुख्तलिफ है, PMDC की मुख्तलिफ है। नो, स्टडी का पैटर्न आपका एक जैसा होता है, सिर्फ आपने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन अलग से करनी है, और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो एफिलिएशन है वो मुख्तलिफ है नम्स की और PMDC की। तो PMDC का टेस्ट तो आप अपने जो प्रोविंस हैं उसमें दे रहे होते हैं, उसके हवाले से है, जबकि नम्स का जो टेस्ट है वो आपके प्रोविंस से हट के जो पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इनसे एफिलिएटेड हैं उनमें आप एडमिशन ले पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं? एक और सवाल स्टूडेंट ने भेजा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स होती हैं या क्या तरीका है सीट्स का? तो याद रखिएगा कि जो नम्स की सीट्स हैं उसमें काफ़ी सारी सीट्स ओपन मेरिट की हैं। ओपन मेरिट का मतलब थ्रू आउट पाकिस्तान, और कोई भी आ जाए स्टूडेंट थ्रू आउट पाकिस्तान जिसने अच्छा स्कोर किया हो वो आ जाए। दूसरा, कुछ सीट्स जो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हैं वो डिविजनल मेरिट के ऊपर हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अब ये देख लें, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में ओपन मेरिट की 55 सीट्स हैं। अब आप समझ जाएं कि ओपन मेरिट का मतलब है थ्रू आउट पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी प्रोविंस से उसका ताल्लुक़ हो, अगर उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है, जो एग्रीगेट स्कोर होता है जिसमें इंट्री टेस्ट भी है, FSC के 40% काउंट होते हैं, मैट्रिक के 10% काउंट होते हैं, उनका जो एग्रीगेट रिज़ल्ट बनता है, उस एग्रीगेट रिज़ल्ट के बनने के बाद जो टॉप 55 स्टूडेंट्स होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज में। फॉरेन सीट्स 15 है। आर्मी ऑफिशियल्स की 90 सीट्स हैं, जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं वो उनकी 90 सीट्स हैं। 90 आर्मी के ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में। शर्त यह है कि उन्होंने नम्स का टेस्ट अच्छे रेंज में, अच्छे उनके स्कोर्स होने चाहिए। CMH लाहौर में जो सीट्स हैं MBBS की वो 95 सीट्स हैं। फॉरेन सीट्स 15 है। अच्छा, ओपन मेरिट की 95 सीट्स हैं, जिसका ये मतलब है कि किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो आपका, अगर आप 95 सीट्स में से अवेल करना चाहते हैं तो आपके टॉपर्स की रेंज में आपके मार्क्स होने चाहिए। 55 सीटें जो आर्मी की थी, उसके बाद के 95 जो हैं वो CMH लाहौर में एडमिशन ले सकते हैं। बलूचिस्तान की एक सीट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पता ही नहीं है। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए वो 95 सीट जो ओपन मेरिट की हैं वो भी खुली हैं।
अगर आप बलूचिस्तान से हैं या पंजाब से हैं या किसी भी सूबे से हैं, अगर आपका स्कोर जो एग्रीगेट है वो टॉपर्स में आ रहा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए एक सीट मौजूद है CMH में। आपका डोमिसाइल अगर बलूचिस्तान का है और आपने अच्छी रेंज में स्कोर किया है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी ऑफिशियल्स की 8 सीट्स हैं, BDS की 65 सीट्स ओपन मेरिट की, फॉरेन सीट्स 8, बलूचिस्तान की 1 सीट यहाँ भी है। BDS में भी MBBS भी 1 सीट है, BDS भी 1 सीट है, तो 2 सीट ये आप बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा मौजूद हैं। आर्मी की 2 सीट्स। इसके अलावा CMH मुल्तान में चेक कर लें, ओपन मेरिट की 65 सीट्स हैं 65, फॉरेन सीट्स 10 हैं। बलूचिस्तान की यहाँ भी देखिए 1 सीट है। ओपन मेरिट में हर कोई अप्लाई कर सकता है, बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो KPK से है, चाहे वो सिंध से है, चाहे बलूचिस्तान से है। अगर आपके टॉप नॉच स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं CMH मुल्तान में। वॉ मेडिकल कॉलेज वॉकेंट है, ओपन मेरिट की 88 सीट्स हैं, फॉरेनर्स की 10 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट है, आर्मी की 2 सीट्स। ये काउंट करते जाएं, तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इनको पता ही नहीं है। हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज MBBS में 77 सीट्स ओपन मेरिट की, 10 सीट्स फॉरेनर्स की, 1 सीट बलूचिस्तान की, 1 सीट फाटा की, 1 सीट आर्मी की। यहाँ पर भी बलूचिस्तान की 1 सीट और फाटा की 1 सीट है। BDS में 39 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, फॉरेन सीट्स 5 हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट और फाटा की 2 सीट्स, आर्मी की 1 सीट। नोट डाउन कर लें इसको, जिसके पास मालूमात नहीं है वो इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकता है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ओपन मेरिट की 55 सीट्स, फॉरेनर्स 10 सीट्स हैं उनके लिए, बलूचिस्तान की यहाँ पर भी 1 सीट है, आर्मी के लिए 10 सीट्स हैं। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बावलपुर, इसमें 80 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, 10 सीट फॉरेनर्स की हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट, यहाँ भी आर्मी की 10 सीट्स। CMH खारियाँ मेडिकल कॉलेज खारियाँ, ओपन मेरिट की 80 सीट्स हैं, फॉरेनर्स की 10 सीट्स, बलूचिस्तान की 1 सीट यहाँ भी है, आर्मी ऑफिशियल्स के लिए 10 सीट्स। किम्स के हवाले से मालूमात, जो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसके लिए ओपन मेरिट बलूचिस्तान, यहाँ पर थोड़ा ख़ास नज़र रखिएगा, ओपन मेरिट बलूचिस्तान। जो पिछले मैंने आपको बताया तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे उसमें सिर्फ ओपन मेरिट लिखा हुआ था, जिसका ये मतलब था कि अगर पूरे पाकिस्तान में से किसी भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक़ है तो आप उन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके जो मार्क्स हैं वो मेरिट पे आ रहे हों। लेकिन यहाँ जो किम्स है इसमें ओपन मेरिट बलूचिस्तान की 45 सीट है, जिसका ये मतलब है कि आपका लोकल या डोमिसाइल बलूचिस्तान का होना चाहिए। यानी बलूचिस्तान के स्टूडेंट में से जो टॉप 45 स्टूडेंट होंगे जिनके नंबर टॉपर्स में से होंगे, उन्होंने अप्लाई ही बलूचिस्तान के लिए ख़ास किया हुआ है, तो वो इन ओपन मेरिट की 45 सीट्स पे एप्लीकेबल हैं। आपका लोकल डोमिसाइल बलूचिस्तान का होना चाहिए और इसके अलावा काफ़ी कुछ डिटेल है, इसको छोड़ें। ओपन मेरिट की सीट्स रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी कंट्री के प्रोविंस के लिए हैं 11 सीट्स। उसमें लिखा हुआ है डोमिसाइल होना चाहिए अदर देन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अलावा जो दूसरे सूबे हैं अगर उनके बच्चे यहाँ आना चाहते हैं तो वो 11 सीट्स हैं, उन्होंने टॉप नॉच स्कोर किया हो, क्वालिफाई किया हो, तब वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये ख़ास बात है कि 45 जो सीट्स हैं ओपन मेरिट की वो बलूचिस्तान के लिए ही मुख्तस हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं उन 45 ओपन मेरिट्स की सीट्स के ऊपर। इसके अलावा किम्स में ही बलूचिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की 4 सीट्स हैं। बलूचिस्तान का डोमिसाइल उनका होना चाहिए। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कौन कौन सी? वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड शोहदा ऑफ FC, पुलिस, लेवीज़, कॉन्स्टेबल्स। और इन्हीं के जो एडमिन स्टाफ हैं इन्हीं इदारों के, जो इन इदारों में FC में सर्व कर रहे हैं या पुलिस में सर्व कर रहे हैं या लेवीज़ में हैं या कॉन्स्टेबल्स हैं, उनके लिए 4 सीट्स हैं। फॉरेन सीट्स किम्स में है 23, इसके बारे में डिटेल रखना फजूल है, छोड़ें इसको। मेडिकल कैडेट्स 10 सीट्स हैं। अब मेडिकल कैडेट्स क्या है? मेडिकल कैडेट्स सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू द पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू ज्वाइन द मेडिकल फील्ड एज पार्ट ऑफ द मिलिट्री।
These cadets receive their medical education at institute like the Quetta Institute of Medical Sciences under special arrangements with the military. मेडिकल कैडेट्स वो कैटेगरी है जो कि है सिविलियंस के लिए। अगर आपके पेरेंट्स सिविलियन हैं, आप सिविलियन हैं, तो आप इस कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, इस कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपको कुछ अरसे के लिए एक एग्रीमेंट करना होगा आर्मी के साथ कि अगर आप मेडिकल कैडेट्स की कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ सालों के लिए मैं पाबंद हूँ मिलिट्री के हॉस्पिटल्स में जॉब करने के लिए, मैं सर्व करूँगा आर्मी का। आपको इसमें डबल डेजिग्नेशन मिलेगी। डॉक्टर का लक़ब तो आपके नाम के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ ही साथ जो आर्मी के रैंक्स होते हैं, कैप्टन या मेजर या लेफ्टिनेंट, वो रैंक्स भी आपको मिलेंगे। आपको आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना होगा। सिलेक्शन आपकी जो होगी वो आर्मी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होगी। मेडिकल कैडेट्स आर सिलेक्टेड बाय द जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ थ्रू अ स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स फिजिकल, मेडिकल एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया। टेस्ट आपने नम्स का ही देना होगा, लेकिन उसके बाद आपने जो अपना सिलेक्शन है वो आर्मी के हेडक्वार्टर के थ्रू करवाना है। उसके लिए जो प्रोसीजर है वो आर्मी के रिक्रूटमेंट सेंटर से आप उसकी मालूमात ले पाएंगे। कैंडिडेट्स अप्लाई थ्रू द आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। बॉन्ड एंड कमिटमेंट, आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा, कमिटमेंट करनी होगी कि मेडिकल कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड कमिटमेंट टू सर्व इन द पाकिस्तान आर्मी फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मेडिकल एजुकेशन। आपको आर्मी में कुछ सालों के लिए थ्रू आउट लाइफ नहीं, अगर आप चाहते हैं थ्रू आउट लाइफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ सालों के लिए आप पाबंद होंगे आर्मी के साथ काम करने के लिए। आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपको जॉब करनी होगी। This bond typically involves serving as a doctor within the military medical services. These cadets wear military uniform and follow military training and discipline throughout their education. कुछ benefits भी हैं, जैसे ख़ास उसको स्टाइपेंड दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, फ्री मेडिकल एजुकेशन मिलती है, सस्ती अकोमोडेशन मिलती है आपको जहाँ भी आप जिस भी मिलिट्री हॉस्पिटल में सर्व कर रहे होंगे तो सस्ती अकोमोडेशन मिल रही होगी। ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। जो ट्रेनिंग आपकी मेडिकल की है वो तो नॉर्मली होती है, लेकिन ख़ास मिलिट्री की ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मेडिकल डिग्री, मेडिकल कैडेट्स सर्व इन द पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। आपको आर्मी में सर्व करना होगा। दे मे बी पोस्टेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल, फील्ड मेडिकल यूनिट्स एंड अदर मिलिट्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जहाँ जहाँ पर भी आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जा सकता है। इसके अलावा किम्स में कुछ 22 सीट्स हैं, W&R सीट्स उन्हें कहा जा रहा है। अब ये सीट्स हैं शौदा के लिए या वो आर्मी के ऑफिशियल्स जो ज़ख्मी हुए थे किसी भी जंग में, उनके लिए। इसे पेइंग कैडेट्स भी कहा जाता है, PC या पेइंग कैडेट्स। पेइंग कैडेट्स, एडिशनली सिलेक्टेड कैडेट्स, वार्ड्स ऑफ शौदा, वार बाउंडेड पर्सनल्स आर सिलेक्टेड इन दिस कैटेगरी बाय GHQ। इनकी सिलेक्शन भी जनरल हेडक्वार्टर के ज़रिए होती है। टेस्ट यही नम्स का देना होगा। उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो जनरल हेडक्वार्टर यानी कि आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर के ज़रिए इनकी सिलेक्शन हो पाएगी। W&R सीट्स इन्हें कहा जा रहा है, 22 सीट्स ऐसी हैं। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई W&R कैटेगरी सेपरेटली इन स्पेसिफाइड फॉर्म। ख़ास फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसमें आपने मेंशन करना होगा कि आप W&R सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। The W&R seats at medical institute like the Quetta Institute of Medical Sciences refer to seats allocated for wards of शौदा। अगर आपके वालिद साहब आर्मी में थे और शहीद हो चुके हैं तो फिर आप इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वार बाउंडेड पर्सनल्स, या फिर आर्मी में थे, किसी जंग में ज़ख्मी हुए, अभी वो हयात हैं लेकिन ज़ख्मी हो गए थे, तो भी आप इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी किम्स की है, बलूचिस्तान सब्सिडाइज्ड कैटेगरी। 35 सीट्स हैं गरीब बच्चों के लिए, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया कि गरीब बच्चों ने भी कुछ पेमेंट करनी होगी। तकरीबन लगभग 2.5 लाख के आसपास सालाना पेमेंट करनी होती है अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसमें शराइत ये है कि आपका जो लोकल डोमिसाइल है वो बलूचिस्तान का होना चाहिए।
फॉर एडमिशन्स ऑन सब्सिडाइज कैटेगरी कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई बोथ नम्स एंड किम्स। आपको अप्लाई करना होगा नम्स में, यानी पहले टेस्ट आपका नम्स के लिए आएगा, उसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे उसमें आपने मेंशन करना होगा कि आप सब्सिडाइज कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं। फिर किम्स का जो फॉर्म आएगा बाद में, जब आपका टेस्ट हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो किम्स ने अपने फॉर्म्स पब्लिश करने होंगे, उसमें भी आपने मेंशन करना है कि आप सब्सिडाइज कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। To be eligible for subsidized seat, candidate must belong to a low income family group with parents documented income less than ₹50,000 per month। आपकी जो माहाना पेरेंट्स की तनख्वाह होनी चाहिए वो 50,000 से कम है, तभी आप एलिजिबल हैं इन सीट्स पे अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द फैक्ट इज़ रिक्वायर्ड विद वैलिडेशन फ्रॉम रिलेवेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटी, वेरीफाइंग अथॉरिटीज़, असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑनली। आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा जो या तो असिस्टेंट कमिश्नर ने साइन किया हो, जो या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने या डिप्टी कमिश्नर ने, जो कि सर्टिफिकेट होगा कि आपके पेरेंट्स की जो माहाना तनख्वाह है वो 50,000 से कम है। वो आपने सर्टिफिकेट लाजमी प्रोवाइड करना है, साइंड बाय द असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। प्रोविजन ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। ये खुद आप प्रोवाइड करेंगे किम्स को जब आप एडमिशन ले रहे होंगे या जब फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे। विद इन गिवन ड्यू डेट ओनली ड्यूली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, विदाउट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये जो सीट्स हैं, किसी ने जो सवाल किया था कि सर सीट्स किस बुनियाद पे हैं, तो 45 सीट्स तो ओपन मेरिट की थी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कि बलूचिस्तान का डोमिसाइल होना चाहिए, कहीं का भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 45 बच्चे तो ओपन मेरिट पे आएंगे। जो 31 बच्चे हैं, 31 स्टूडेंट्स, वो सब्सिडाइज कैटेगरी के लिए है, और जो सब्सिडाइज कैटेगरी है उसके जो सीट्स हैं वो डिवीजन्स पे डिवाइडेड हैं। कोयटा डिवीज़न 4 सीट्स। अब कोयटा डिवीज़न में जो जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनको आप देख लें। मेरे ख्याल से पिशीन इसमें आता है, आई थिंक कोयटा रूरल है, कोयटा अर्बन है, कुचलाक है, वगैरह वगैरह। तो 4 सीट्स कोयटा डिवीज़न के लिए हैं। सिबी डिवीज़न के लिए 4 सीट्स हैं, नसीराबाद डिवीज़न की 4 सीट्स हैं, कल्लात की 4 सीट्स हैं, योब डिवीज़न की 4 सीट्स, मकरान डिवीज़न की 4 सीट्स, रक्षा डिवीज़न की 4 सीट और लोरलाई डिवीज़न की 3 सीट्स। ये 31 सीटें हैं डिवीज़न वाइज। बलूचिस्तान सब्सिडाइज माइनॉरिटी के बच्चों के लिए भी सीट्स हैं, जिसमें नॉन मुस्लिम्स, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो क्रिश्चियन हों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडाइज कैटेगरी में 2 सीट्स हैं उनके लिए। और बलूचिस्तान सब्सिडाइज्ड शोहदा के लिए, जिनके पेरेंट्स शहीद हो चुके हैं, उनके लिए भी 2 सीट्स अवेलेबल हैं इसी सब्सिडाइज कैटेगरी में, लो इनकम वाली कैटेगरी में। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे। फॉर असेसिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मंथली या एनुअल इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है जो इनमें से किसी ऑफिसर ने साइन किया हो। इसके साथ साथ पे स्लिप आपके पास होनी चाहिए। अगर रिटायर्ड हैं वालिद साहब तो पेंशन बुक आपके पास होनी चाहिए या पेंशन स्लिप होनी चाहिए। इनमें से आप कुछ ना कुछ एक चीज़ मुहैया करेंगे। ऑप्शन सी जो इसमें है, डॉक्यूमेंट सी जो इसमें है, लैंड या प्रॉपर्टी ओनरशिप, अगर आपकी कोई ज़मीन है आपके पास तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है तो वो भी आप मुहैया करें। ये जो ऑप्शन सी है इसको ना ही मुहैया करें तो बेहतर है, क्योंकि लैंड या प्रॉपर्टी आने का मतलब है कि कुछ जो इनकम स्टेटस है वो बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि फिर आपको सब्सिडाइज कैटेगरी की जो फ़ी है उसमें वो चांस ना मिले और आपको पूरी फ़ीस देनी पड़े। तो ये सी को छोड़ दें, बाकी ए और बी जो है वो आप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्स को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं नम्स टेस्ट में? नम्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जो MBBS प्रोग्राम है उसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए। 200 सवाल हैं, 200 में से आपके 110 नंबर आने चाहिए। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, 110 नंबर आने चाहिए। लेकिन अगर क्वालिफाई करने की बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए इतने कम नंबरों से बात नहीं बनेगी। उसमें फिर अच्छे खासे नंबर हो, कम से कम 160 170 की रेंज में हो। फिर आपका जो एग्रीगेट बनेगा एंट्री टेस्ट का
एफएससी का और मैट्रिक का मिला के वो एग्रीगेट भी काफ़ी अच्छी रेंज में होना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि वो एग्रीगेट आपका 85 से 90% के दरमियान हो। अगर आप किम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज या दूसरे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एग्रीगेट एटलीस्ट जो है वो 90% या उससे ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप इन सीट्स को अवेल कर पाएंगे। ये सिर्फ जो आपके सामने लिखा है ये पासिंग क्राइटेरिया है। पासिंग क्राइटेरिया एक अलग चीज़ होती है और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एक अलग चीज़ होती है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया कि आपके 200 में से 110 नंबर होने चाहिए, जबकि जो क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का, वो समझने के जो एग्रीगेट है आपका वो 85 से 90% के दरमियान होना चाहिए। बीडीएस प्रोग्राम के लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 200 में से 90 नंबर आपने कम से कम लेने हैं, यानी 45% आपके मार्क्स होंगे तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए ऑब्वियसली जो रेंज है बीडीएस की वो आप समझ लें 80 से 85% के दरमियान होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, सर मेरा अब्बू रिटायर्ड टीचर है, सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, क्या मेरा मेरिट पर पॉसिबल है? अभी बच्चा पूछना ये चाह रहा है कि इनके जो अब्बू हैं रिटायर हो चुके हैं और उनकी जो पेंशन आ रही है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो क्या उनका मेरिट पर पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि 50,000 से इनकम कम होनी चाहिए, चाहे वो पेंशन की शक्ल में हो, चाहे वो करंट सैलरी की शक्ल में हो। अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ छोटे पॉइंट्स इसमें हैं, वो समझने वाले हैं, वो देख लें। If the total monthly income from all resources of both father and mother together exceeds 50,000 per month, the candidate will not be eligible for this category. माँ और फादर दोनों की जो कंबाइंड सैलरी है वो अगर 50,000 से ज़्यादा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंगल पेरेंट आपका सैलरी जनरेट कर रहा है, उसकी भी इनकम 50 से ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते। सैलरी इनकम या पेंशन ऑफ द पेरेंट और गार्जियन एट द डेट एंड टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर एडमिशन विल बी कंसीडर्ड। जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त आपकी सैलरी स्लिप या फिर पेंशन स्लिप जो है वो देखी जाएगी, उसमें 50,000 से इनकम कम होनी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट देख लें, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पेंशन इंस्टेड ऑफ नेट सैलरी नेट पेंशन इज कंसीडर्ड। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेट सैलरी नहीं, अब वो स्लिप पे लिखा होता है कि नेट सैलरी कितनी और ग्रॉस सैलरी कितनी है, यहाँ जो काउंट किया जाए ग्रॉस सैलरी काउंट की जाए। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पेंशन इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ सैलरीड पेरेंट्स। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो सैलरीड हैं या पेंशन पर हैं तो वो ग्रॉस सैलरी आपकी देखी जाएगी, नेट नहीं। अब वो नेट और ग्रॉस क्या होता है ये आप अपने फादर से पूछ लें, उनके पास वो पेंशन स्लिप होगी, उसमें लिखा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पेंशन इज कंसीडर्ड, नॉट नेट सैलरी। एजेंसीज इंटेलिजेंस ग्राउंड वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पेरेंट। ये जो भी स्टूडेंट इस सब्सिडाइज कैटेगरी में अप्लाई करेगा उनके लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो इनका है वो ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेगा कि बच्चा डिज़र्विंग है, या जो आपने 50,000 से कम अपनी तनख्वाह शो करवाई हुई अपने पेरेंट्स की वो सही भी है या उसमें कोई 2 नंबरी तो नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, सर अगर किसी स्टूडेंट के सीट नम्स में हो जाती है तो उसकी क्या फ़ी होगी? फ़ी मैंने बता दी आपको। पर सेमेस्टर क्या फ़ी है? तो पर सेमेस्टर कोई फ़ी नहीं है, एनुअल फ़ी है। हाँ, पर सेमेस्टर में कुछ स्पेशल कंसीडरेशन की जा सकती है। अगर आप स्पेशल कोई एप्लीकेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस बुनियाद पे शायद वो आपकी फ़ीस सेमेस्टर वाइज कर दें। अदरवाइज़ जो फ़ी का तरीक़ार है वो एनुअली होता है। और इसमें क्या प्रोसेस होगा, मतलब पर डिवीज़न कितनी सीट्स हैं या प्रोविंशियल लेवल पर सीट्स हैं, तो मैंने बता दिया जो 45 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पर हैं, उसमें तो कोई भी स्टूडेंट बलूचिस्तानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो अप्लाई कर पाएगा। लेकिन जो सब्सिडाइज सीट्स हैं उसमें 31 सीट्स हैं जो कि डिवीजन्स में हैं, वो मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे बताया था, उसको आप बैक करके देख लें। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि स्पेशल रिक्वेस्ट ये देख लें, इसमें लिखा हुआ है स्पेशल रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज माइट बी एबल टू अरेंज सेमेस्टर वाइज पेमेंट्स बाय सबमिटिंग अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप सेमेस्टर वाइज पे करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन लिख के कॉलेज को देनी होगी। अगर उन्होंने कंसीडर कर लिया तो आपके लिए फिर सेमेस्टर वाइज हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट का, सर क्या टेस्ट पास करने के बाद फ़ी देनी होती है? तो बिल्कुल जनाब, प्रोसीजर ये है कि 20 जून से नम्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू होंगे
वो फॉर्म आपने फिल करना होगा, वहाँ से बैंक का चालान जनरेट करना होगा, बैंक में फ़ी जमा करानी होगी 5,200 रुपये। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वेट करेंगे आप, एडमिट कार्ड यानी आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी और उसके बाद फिर आप 1 सितंबर को टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, अगर आप पास कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स आपके आते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं आप, तो आपने जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, नम्स के जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन फॉर्म्स उसकी अनाउंसमेंट होगी, वो फॉर्म आपने फिल करके जमा कराना होगा। इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप इंटरव्यू देने वहाँ जाएंगे। अगर आपकी सिलेक्शन वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद वो 2 हफ्ते देते हैं फ़ी जमा कराने के लिए। फ़ी आपने डिपॉज़िट कर दी तो उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। हर कॉलेज की अपनी फ़ी है, वो आप इसी वीडियो के शुरू में देख सकते हैं कि फ़ी रेंज क्या क्या है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की। नेक्स्ट सवाल है सर, नम्स के हवाले से है क्वेश्चन के नम्स टेस्ट में सीट कितने स्कोर करने पर मिलती है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि जो स्कोर है पासिंग स्कोर वो तो 110 है, लेकिन जो क्वालिफाइंग स्कोर है एग्रीगेट जो आपका बनना चाहिए वो 85% से 90% के दरमियान बनना चाहिए। मैट्रिक, एफएससी और टेस्ट को मिला के जो वेटेज फार्मूला है उसके हिसाब से। वेटेज फार्मूला मैं आपको भी दिखा देता हूँ। नम्स की सीट्स कौन सी मेडिकल कॉलेज में है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, पहले ही बताया था। और गवर्नमेंट है या प्राइवेट, तो प्राइवेट है तमाम कॉलेजेस। और फ़ी कितनी होती है वो मैं शुरू में वीडियो के बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हमें ये बताया जा रहा है कि बाकी ग्रुप्स में कि जिनके एफएससी मार्क्स 950 से कम होते हैं वो नम्स का टेस्ट ना दें क्योंकि मेरिट बहुत हाई होता है। अब मैं इसमें क्या कहूँ, आपने पता नहीं कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पे कौन से किस्म के स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग तो इस तरह काम करते हैं कि वो ग्रुप्स में ऐसे फैला देते हैं कि 950 से कम नंबर वाले टेस्ट दे ही ना ताकि उनका ऑटोमेटिकली कंपटीशन कम हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरिट हाई ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स अगर मैं समझता हूँ कि 850 से ऊपर हैं, 900 हैं, 875 हैं, 925 हैं, इस रेंज में है तो आपको टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। पहले होती थी नेगेटिव मार्किंग, आजकल वो ख़त्म कर दी गई, पिछले कुछ 4-5 सालों में नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सामने आ जाते थे जो कि किसी वजह से एफएससी में मार्क्स ना ले सके, क्योंकि एफएससी का जो हमारा सिस्टम है उसमें आपको पूरे सवालात के आंसर लिखने होते हैं, तो हर कोई इतना एफिशिएंट नहीं होता लिखने में। इंटेलिजेंट होना एक अलग चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल होना एक अलग चीज़ है और लिख पाना एक अलग चीज़ है। ये तमाम अलग अलग स्किल्स हैं। तो वो स्टूडेंट्स उनके मार्क्स कम आते थे इसलिए क्योंकि वो लिख नहीं पाते थे, लेकिन वो बड़े कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उस नेगेटिव मार्किंग में होता ये था कि एमसीक्यूज़ में बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कम स्कोर एफएससी में लिया होता था वो एमसीक्यूज़ में अच्छा परफॉर्म करते थे, और जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए होते थे वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से पीछे आ जाते थे या नीचे गिर जाते थे, उनके रिज़ल्ट कम आते थे। तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो कि टैलेंटेड थे, जिनके एफएससी में मार्क्स कम थे, वो भी ऊपर आ जाते थे, वो भी सिलेक्ट हो जाते थे। तो ये चीज़ पता नहीं क्यों ख़त्म कर दी गई। अब इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि पॉलिसीज़ बनाने वाले पता नहीं कौन लोग हैं। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई नेगेटिव मार्किंग की, जिससे ऐसा मसला पैदा हुआ। अदरवाइज़ अभी के हिसाब से देखें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपका पर्सनल फ़ैसला है। मैं ये समझूंगा कि 850 से अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आप टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें नम्स के टेस्ट की, आप ज़रूर सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप ठीक होंगे सर। मेरे दोस्त की CNIC नहीं बनी और वो 18 साल की हो चुकी है और अब थर्सडे को नम्स में उन्होंने अप्लाई करना है। तो सर अगर वो ईद के चौथे दिन पे भी जाते हैं तो अर्जेंट CNIC में भी 4 से 5 दिन लगते हैं, तो आप इसका कोई हल बता सकते हैं प्लीज़? कि अब वो बेफॉर्म पे अप्लाई कर सकती है या कुछ और रास्ता? तो पहले तो 4 से 5 दिन में CNIC अर्जेंट में भी नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल काम है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो हमारे इदारे तो सुस्त हैं, टाइम लेते हैं काम करने में। तो अगर एज 18 साल से ऊपर है तो अप्लाई तो CNIC पर ही करना है। अब CNIC कितनी जल्दी आप बना सकते हैं कोशिश कर लें, स्पेशल रिक्वेस्ट करें नादरा को कि वो आपका जो CNIC है वो जल्दी बना दें। तो अगर 18 साल से एज कम होती तो बेफॉर्म, और अगर 18 साल ज़्यादा है तो CNIC मस्ट है, और कोई रास्ता इसका
नहीं है, ये आपको फिर जल्दी से अपना CNIC बनवाना होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नम्स टेस्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर वो प्राइवेट में ही स्टडी करनी होती है? जी हाँ जनाब, जो मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं, आपको फ़ी देनी होगी सालाना, और सालाना फ़ी दे के ही आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी किम्स में जो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं उसमें कुछ सब्सिडाइज सीट्स हैं, उसकी डिटेल मैं इसी वीडियो के शुरू में दे चुका हूँ, वो देख लें। आर्मी मेडिकल कॉलेज है वो एक पब्लिक सेक्टर का है, लेकिन उसमें फ़ीस कम ज़रूर है, लेकिन उसमें भी 10 लाख सालाना फ़ीस ज़रूर है। सर MD-CAT के लिए नम्स टेस्ट देना ज़रूरी है क्या? अब इसमें इस स्टूडेंट का सवाल पूछने का मकसद जो है वो ये है कि MD-CAT यानी PMDC का जो MD-CAT होता है, नम्स का MD-CAT भी है, PMDC का MD-CAT भी है। तो याद रखिए PMDC का जो MD-CAT होता है वो आपके जो सूबे के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके लिए होता है। जिस सूबे से आप बिलोंग करते हैं उसी सूबे के मेडिकल कॉलेजेस पे आप अप्लाई कर पाएंगे PMDC MD-CAT की बुनियाद पे। और जो नम्स का MD-CAT होगा वो नम्स का MD-CAT अपने जो नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं या सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप नम्स का MD-CAT देंगे। ये दोनों अलग टेस्ट हैं। PMDC MD-CAT का रिज़ल्ट आप नम्स वाले एफिलिएट कॉलेजेस में नहीं दे सकते, और जो नम्स का MD-CAT का टेस्ट का रिज़ल्ट है वो आप PMDC के जो आपके सूबे के मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें नहीं दे सकते। PMDC का MD-CAT अलग है, वो नम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, और नम्स का MD-CAT अलग है, वो PMDC के लिए ज़रूरी नहीं है। दोनों अलग हैं, दोनों अपने अपने जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके साथ उनका लिंक है। तो MD-CAT के लिए नम्स टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। MD-CAT यानी PMDC की बात हो रही है, उसके लिए नम्स का टेस्ट देना ज़रूरी। अगर आप नम्स का टेस्ट नहीं देते तब आप PMDC का अलग से टेस्ट दे के अपने सूबे के मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। सर पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग डिटेल है नम्स की, बता दिया। आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है वो पब्लिक सेक्टर का है, लेकिन उसमें भी 10 लाख सालाना फ़ीस है, ज़रूर याद रखें। बाकी कोई उसमें पब्लिक सेक्टर कॉलेज नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, नम्स का टेस्ट कौन कौन से कॉलेजेस के लिए होता है? तो ये देख लें, नम्स का टेस्ट इन कॉलेजेस के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज, बाकी प्राइवेट सेक्टर के कोई तकरीबन 10-12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। अभी वीडियो से भी आप चेक कर लें, पहले इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें इसकी डिटेल मैंने बाकायदा दी हुई है, उसमें आप चेक कर लें। सर जी नम्स में सच में FSC के मार्क्स काउंट नहीं होते? गलत है ये बात, बिल्कुल FSC के मार्क्स काउंट होते हैं। ये वेटेज फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। नम्स एंट्री टेस्ट 50% आपका जो टेस्ट आप देते हैं उसके मार्क्स 50% काउंट होते हैं। FSC में जो आपने मार्क्स लिए हैं उसका 40% निकाला जाता है, और मैट्रिक में जो आपने मार्क्स लिए हैं उसका 10% निकाला जाता है। तो 10% मैट्रिक के मार्क्स, 40% FSC के मार्क्स और टेस्ट के 50% मार्क्स, ये निकाल के इन तीनों का सम लेते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, आपका फिर एग्रीगेट बनता है। उस एग्रीगेट की बुनियाद पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एडमिट कार्ड कब और कहाँ मिलेंगे? एडमिट कार्ड आपको, आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फ़ीस जमा करा लेते हैं, तो उसके कुछ हफ्तों बाद जनरेट होता है एडमिट कार्ड, जो कि आप अपनी ID लॉगिन करके हासिल कर सकते हैं। आपको नोटिफाई करेगा, नम्स की वेबसाइट पे नोटिफाई होगा, नम्स ईमेल भी करेगा, उसके बाद आप वो एडमिट कार्ड हासिल कर पाएंगे। कुछ इसमें हफ्ते लगते हैं, ये फ़ौरन नहीं होता। ये देख लें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इंश्योर दैट यू हैव completed the online registration for the NUMS entry test through the official NUMS website. Notification once the registration process is completed and the test date is near, NUMS will notify candidates about the availability of admit cards. जब टेस्ट नज़दीक होगा उन दिनों में ये एडमिट कार्ड आएगा, एकदम से नहीं आ जाएगा, तो इसमें वक्त लगता है। तो बार बार आप मुझे भी मैसेज ना करें कि सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। जब टेस्ट नज़दीक होगा उन्हीं दिनों में ये एडमिट कार्ड आएंगे, यानी रोल नंबर स्लिप आएगी। You can download your admit card from the official NUMS website, log in using your registration details, and there should be an option to download and print your admit card. आपको अपने ID पासवर्ड्स याद रखने हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 20 जून से शुरू करेंगे तो आपको याद रखना है कि आपने कौन सी ID, क्या पासवर्ड रखा है अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त। उसी ID पासवर्ड को आप यूज़ करके फ्यूचर में अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट दी एडमिट कार्ड एंड मेक श्योर टू चेक ऑल द डिटेल्स फॉर एक्यूरेसी। जो एडमिट कार्ड आपने दिया है, जो एडमिट कार्ड आपको मिला है, उस पर ज़रूर चेकिंग कर लें कि आपका नाम सही है, स्पेलिंग सही है, फादर नेम सही है, सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए। और ये चीज़ आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी ख्याल रखें, 20 जून से
जब ये रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा तो उस वक्त आपने बड़े एहतियात से कोशिश करनी है कि कोई भी गलती ना हो आपसे, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी डिटेल्स सही होनी चाहिए। टिपिकल टाइमलाइन क्या है एडमिट कार्ड की? एडमिट कार्ड्स आर यूजुअली अवेलेबल अ फ्यू वीक्स बिफोर द टेस्ट डेट। Keep an eye on the official NUMS website and your email for notification regarding the release of admit cards. नोटिफाई आपको वेबसाइट पे किया जाएगा नम्स की, और ईमेल पे भी आपके इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप ज़रूर जो है अपना ईमेल भी चेक करते रहें, और नम्स की जो वेबसाइट है उसको भी हफ्ते में एक बार चेक कर लिया करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, नम्स के रिलेटेड क्वेश्चन है सर, मैं कितने मेरिट पे सीट मिलेगी और कितने इसमें सीट्स होते हैं? सर अगर फादर गवर्नमेंट जॉब पर ना हो तो साल में कितनी फ़ीस लगेगी? तो सीट्स के हवाले से मैं पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप पीछे वीडियो चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मेरिट मैंने कहा था आपको कि 85 से 90% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, तभी सीट मुमकिन है। फादर की अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यानी कि प्राइवेट बिजनेस है, तो आपने जो सालाना फ़ीस है वो देनी होगी। फ़ीस तकरीबन जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस 17 लाख की रेंज में है, आर्मी मेडिकल कॉलेज की 10 लाख है सालाना, और किम्स जो है कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसकी 9 लाख की रेंज में है। अगर आप सब्सिडाइज सीट में क्वालिफाई करते हैं, जो ऑब्वियसली आप नहीं कर रहे क्योंकि आप प्राइवेट बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट बिज़नेस में सैलरी 50,000 से तो कम जो है वो होगी नहीं, तो फिर आप सब्सिडाइज पे तो सीट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप सब्सिडाइज में सीट लेते भी हैं तो आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए सालाना देने होंगे। हमने सिर्फ नम्स का नाम सुना है और कुछ नहीं पता, वो आप सब वीडियो में बता दें नम्स क्या है, आगे क्या सिस्टम है और इसके आगे क्या प्रोसेस होता है। तो जनाब ये नम्स के ही बारे में वीडियो बनी है, पिछली वीडियो भी आप देख लें, ये भी देख लें, आपको नम्स और उसका नाम, उससे एफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी सारी डिटेल पता चल जाएगी। सर जी अगर मैं नम्स में टॉप करता हूं तो क्या मुझे नम्स की तरफ से फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं? टॉपर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रिक्वेस्ट देनी होगी। और फुली फंडेड तो मैं शायद मुझे जो लग रहा है कि फुली फंडेड तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ़ीस तो तब भी देनी पड़ती है, बट स्टिल कुछ उसमें रिलैक्सेशन मिल सकती है। देखें एक ये चीज़ है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 में जो नम्स की वेबसाइट है उसमें ये डिटेल आई थी कि एहसास प्रोग्राम जो है उसके ज़रिए स्कॉलरशिप मिल सकता है, लेकिन अभी 2021 में था, इस वक्त ये है या नहीं है, लेटेस्ट इसकी मालूमात नहीं मिली मुझे। मैंने जितना रिसर्च किया उसमें मुझे 2021 के वक्त में इसकी जो वेबसाइट की डिटेल्स मिली उसमें ये था कि ये सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है एहसास स्कॉलरशिप पोर्टल पे, डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट करने होते हैं, इसमें फिर रिव्यू प्रोसेस वगैरह होता है, कुछ टाइम लेते हैं, तो उससे कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। करंटली ये अवेलेबल है या नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं, वो आप अपने उन मेडिकल कॉलेज से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये पूछ रहे थे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो नम्स ऑफर्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप टू टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऑफर करता है टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को। दीज स्कॉलरशिप्स कैन कवर पार्ट ऑफ ट्यूशन फी। आप कह रहे थे फुली फंडेड नहीं, पार्ट ऑफ द ट्यूशन फी, कुछ हिस्सा उसका ये कम करेंगे। एंड आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, फिर ये आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखेंगे, यानी कि जब आप 5 साल MBBS पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, अगर वो भी रिजल्ट्स आपके अच्छे आ रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जा सकता है। टॉपिंग द नम्स एंट्री टेस्ट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ रिसीविंग सच अ स्कॉलरशिप। तो अगर आप टॉप करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशल कंसीडरेशन आपको दी जा सकती है, लेकिन आपको उसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट देनी होगी कि आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकती है। HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दीज आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स हु डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल नीड एंड मीट एकेडमिक क्राइटेरिया। HSC का अपना टेस्ट होता है, वो टेस्ट के बारे में मालूमात के लिए मैं वीडियो कल बनाऊंगा और वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसके ज़रिए भी आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं, ऑफर्स फाइनेंशियल एंड एड फॉर वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल्स विच मे कवर अ पोर्शन ऑफ द ट्यूशन फ़ी। तो आर्मी वेलफेयर टेस्ट जो है सिर्फ वो आर्मी वालों को ही सपोर्ट करेगा जिनके जो पेरेंट्स हैं वो आर्मी के या तो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या करंट ऑफिसर्स हैं या शौदा हैं, उनको भी सपोर्ट मिल सकती है। अप्लाई करने का तरीका, जब आप लाजिम बात है किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए
स्पेशल आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उनकी वेबसाइट्स पे जाके वो अपना सारा प्रोसेस करना होगा। इंश्योर यू मीट द क्राइटेरिया फॉर स्कॉलरशिप, डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल स्कॉलरशिप एंड द क्राइटेरिया। विजिट द ऑफिशियल नम्स स्कॉलरशिप पेज, वेबसाइट जो है नम्स की, उस पर स्कॉलरशिप का एक पेज बना हुआ है। मुझे अगर उसका लिंक मिला तो मैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर अगर नम्स में सीट हो जाए तो बीएमसी या किसी और कॉलेज में एडमिशन हो सकता है? नहीं जी, बीएमसी में सीट नहीं हो सकती नम्स टेस्ट की बुनियाद पे। नम्स टेस्ट की बुनियाद पे जो नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो 15 कॉलेजेस की मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, उसको आप ज़रूर चेक कर लें। बीएमसी में सीट हासिल करने के लिए पीएमडीसी का आपको टेस्ट देना होगा, वो अलग टेस्ट है। उसकी डेट इसी के आसपास आएगी, या तो 8 सितंबर होगी या तो एक हफ़्ता पहले होगी नम्स के टेस्ट से। उस नम्स के टेस्ट की बुनियाद पे आप बीएमसी में सीट नहीं ले सकते या बोलान मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं ले सकते। सर कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट नम्स फी स्ट्रक्चर? वो सारा मैंने इस वीडियो के शुरू में बता दिया, वो चेक कर लीजिएगा। सर क्या नम्स टेस्ट पास करने के बाद भी कॉलेज फ़ी होती है या नहीं? बिल्कुल कॉलेज फ़ी होती है, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। असलम सर क्या नम्स यूनिवर्सिटी में डीपीटी का टेस्ट होगा, और अगर होगा तो कौन सी डेट पे होगा? जी, नम्स यूनिवर्सिटी में डीपीटी का अलग टेस्ट होता है, वो दिसंबर में उसका टेस्ट होगा या जनवरी में उसका टेस्ट होगा। तो उसकी डिटेल्स आपको नवंबर के महीने में चेक करनी है नम्स की वेबसाइट पे। तो वो डीपीटी के लिए भी स्पेशल टेस्ट, अलग से एक टेस्ट होता है जो कि दिसंबर या जनवरी में होगा। उसकी जो फॉर्म्स की सबमिशन है वो ऑलमोस्ट नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। सर अभी मेरा एनआईसी है लेकिन स्मार्ट कार्ड है, और मेरी एज जो है 18 से अबव है, लेकिन मैंने सीएनआईसी चेंज करने के लिए दिया हुआ है। तकरीबन 20 दिन लगेंगे, तो क्या मेरा नम्स में रजिस्ट्रेशन हो सकता है? स्मार्ट कार्ड की बेस पे मुमकिन है हो जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड की बेस पे, बिकॉज जो आपका स्मार्ट कार्ड का सीएनआईसी नंबर होता है बेसिकली वही नंबर आपका जो आपका एडल्ट सीएनआईसी है उस पे आएगा। तो जी कर सकते हैं आप स्मार्ट कार्ड की बुनियाद पे, लेकिन कोशिश कर लें कि 20 दिनों के अंदर अंदर आपका वो एडल्ट सीएनआईसी कार्ड भी रेडी हो, ताकि आप फ्यूचर में फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी अप्लाई? वाई शुड का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सवाल क्यों भेजा गया है। वाई शुड वी अप्लाई? ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। हाउ शुड वी अप्लाई, उसके लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल बताया था, उसमें उसको आप देख लें कि उसको कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट है वो 20 जून है। वो जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कैसे फिलिंग करनी है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो फिर जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा उसके बाद ही मैं आपको एक वीडियो बना के उस पर समझा सकता हूँ। व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट अप्लाई? तो जनाब ना अप्लाई करें। अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो आपकी नम्स के जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सीट नहीं होंगी, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आप सिर्फ पीएमडीसी का टेस्ट दे के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ये टेस्ट देना चाहिए, अदरवाइज़ ना दें। होगा कुछ नहीं, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप माशाल्लाह हेल्दी हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो गुजारते रहेंगे, नो टेंशन। नम्स सिलेबस सेम रहेगा या चेंजेस होंगी? ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो सिलेबस मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था वही रहेगा। थोड़ा बहुत कोई चेंज हुआ तो वो एक माइनर सा चेंज होगा, अदरवाइज़ कोई ख़ास चेंज की उम्मीद नहीं है। फ़ी स्ट्रक्चर के कम होने का चांस है? नहीं जनाब, जो चीज़ पाकिस्तान में बढ़ जाती है वो पीछे कभी कम नहीं होती है, तो नहीं होगी कमी कोई, बस यही ज़हन में रखें। बढ़ेगी इन फ्यूचर, कम नहीं होगी। क्या नम्स के लिए फ़ेडरल को प्रायोरिटी देनी पड़ती है? बिल्कुल, आपको फ़ेडरल बोर्ड की बुक्स को जो है वो प्रेफर करना चाहिए। अगर फ़ेडरल बोर्ड की बुक्स नहीं है तो पंजाब टेक्स्ट बुक को देख लें। ज़रूरी है कि इन्हीं पंजाब बोर्ड और फ़ेडरल बोर्ड की बुक्स से आपने आइडिया लेना है। सर मैं कंफ्यूज हूँ कि नम्स की टेस्ट दूँ या नहीं, क्योंकि सब कहते हैं कि जिसके अम्मी अबू की इनकम ज़्यादा है उसकी सब्सिडाइज में सीट नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अम्मी अबू की जो तनख्वाह है वो 50,000 से ज़्यादा है माहाना तनख्वाह, तो फिर आप सब्सिडाइज कैटेगरी में सीट नहीं ले सकते। तो इन दैट केस अगर आप सिर्फ सब्सिडाइज में ही सीट लेना चाहते हैं तो इनकम अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपको टेस्ट नहीं देना चाहिए, फ़ायदा नहीं उसका।
सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और अगर नम्स के ज़रिए हमें आउट ऑफ बलूचिस्तानी कॉलेजेस जाना है तो वो कैसे होगा? तो रजिस्ट्रेशन जो है 20 जून से स्टार्ट होगी। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जब मेरे पास वो फॉर्म आ जाएगा तो उसकी सबमिशन आपको सिखा दूंगा किस तरीके से होगी। अगर नम्स के ज़रिए हमें आउट ऑफ बलूचिस्तान जाना हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है 20 जून के बाद, फिर आपने टेस्ट देना है 1 सितंबर को। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस रिज़ल्ट के बाद आपने चेक करते रहना है न्यूज़पेपर्स को, वेबसाइट को। जितने मैंने मेडिकल कॉलेजेस आपको बताए थे उन सब को अपने जहन में रखें। उनके एडमिशन फॉर्म्स जो हैं उनकी अनाउंसमेंट होगी, चाहे वो लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे रावलपिंडी के हैं, चाहे कोयटा की आपने बात कर ली, उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उनके जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो अलग से इशू होंगे। उनको आपने फ़िल करना होगा और अपने नम्स का जो रिज़ल्ट है उसको उसमें अटैच करना होगा। तो फ्यूचर में ये मुझे मालूमात मिलती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल आपका जो इनिशियल स्टेप है वो ये है कि 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक आपने रजिस्ट्रेशन अपनी कर लेनी है और 1 सितंबर को आपने टेस्ट दे देना है। फर्दर फिर आगे जो मालूमात होगी उसके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टेस्ट का सिलेबस कैसा होगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? प्रिपरेशन तो ऐसे ही करनी है जैसे आप तैयारी कर रहे हैं MD कैट के एंट्री टेस्ट की, उसी तरीके से प्रिपरेशन जारी रहेगी। बाकी टेस्ट का सिलेबस जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नम्स के ऊपर जो लास्ट वीडियो थी वो आपने देख लेनी है। फॉर्म्स फिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, ये चीज़ें जो हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी मैंने पिछली वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया था। तो नम्स के लिए जो पिछली वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है उसको आप ज़रूर देख लें। सर नम्स प्राइवेट है या सेमी है, और पंजगूर और मकरान डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी सीट्स होती हैं? तो नम्स प्राइवेट है, फ़ीस आपकी प्राइवेट है, पहले ही बता चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स नहीं है। पहले तो 45 सीट्स ओपन मेरिट की हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी 31 सीट्स जो हैं वो डिवीज़न वाइज हैं। मकरान जोन की जो सब्सिडाइज कैटेगरी में सीट्स थी, मकरान पूरी डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पंजगूर की नहीं, मकरान जोन के लिए तकरीबन 4 सीट्स हैं सब्सिडाइज कैटेगरी में। सर नम्स देने के बाद MD कैट ज़रूरी है किम्स में एडमिशन लेने के लिए? नहीं। अगर आपने नम्स का टेस्ट दे दिया और आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप किम्स में एडमिशन ले सकते हैं। MD कैट जो PMDC का है वो देना ज़रूरी नहीं है। PMDC टेस्ट दे के आप किम्स में एडमिशन नहीं ले सकते। किम्स के टेस्ट के लिए आपने नम्स का ही टेस्ट देना है, उसी को क्वालिफाई करना है। और आपने अगर नम्स का टेस्ट दे दिया और आपकी सीट किम्स में हो जाती है तो उसमें किसी किस्म का आपको PMDC टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, नम्स का टेस्ट आर्मी डॉक्टर्स बनने के लिए देते हैं? नहीं, स्पेशली ऐसा नहीं है। अगर आप नम्स का टेस्ट देते हैं आप सिविलियन डॉक्टर बन सकते हैं, सिविलियन हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी के डॉक्टर बन के आप मिलिट्री हॉस्पिटल्स में सर्व करें तो उसके लिए मैंने बताया था कि कुछ जो है सीट्स होती हैं जो कि स्पेशली उसके लिए आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है, कमिटमेंट आपको देनी पड़ती है कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में, आर्मी हॉस्पिटल्स में, जो मिलिट्री हॉस्पिटल उसमें सर्व करेंगे कुछ अरसे के लिए। वो आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो अगर आप मेडिकल कैडेट्स बनना चाहते हैं तो आप उस केस में एक बॉन्ड साइन करते हैं जिसमें आप आर्मी के साथ जो है रजिस्टर करेंगे और आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने तालीम अपनी मेडिकल की हासिल करनी है इन इदारों से और उसके बाद आप आम डॉक्टर की तरह, आम सिविलियंस की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडमिशन होने के बाद नम्स स्कॉलरशिप देता है? जैसे BMC में एडमिशन होने के बाद पर ईयर 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है? तो नहीं जनाब, ये मज़े जो हैं BMC वालों के हैं कि सालाना आपको 70 से 80 हज़ार रुपये मिलते हैं, पढ़ाई भी आप कर रहे होते हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है। लेकिन ऐसे मज़े नम्स में नहीं है। नम्स में आपको पेमेंट करनी होगी। स्कॉलरशिप इस तरह नहीं मिलती कि आपको पैसे मिलेंगे। स्कॉलरशिप ये मिल सकती है कि अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, टॉपर्स हैं, तो आप रिक्वेस्ट करें तो आपको कुछ फ़ीस में रिलैक्सेशन दी जा सकती है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि आपको माहाना या सालाना बेस पे कुछ पैसे दिए जाएंगे, नेवर।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या MD-CAT और नम्स दोनों दे सकते हैं? जी जनाब, दोनों अलग टेस्ट हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है, दोनों की टेस्ट डेट अलग होगी, तो आप दोनों टेस्ट दे सकते हैं। PMDC का MD-CAT जो है वो आपके सूबे के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए होता है, और नम्स का जो टेस्ट है वो नम्स से एफिलिएटेड जो मैंने 14 या 15 आपको मेडिकल कॉलेजेस बताए उनमें अप्लाई करने के लिए होता है। सर, नम्स का क्वेश्चन पेपर पूरे पाकिस्तान में सेम होता है? जी जनाब, नम्स का क्वेश्चन पेपर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आपका टेस्ट सेंटर होगा वहाँ सेम होगा, और यही अच्छी बात है। PMDC के टेस्ट में टेस्ट पेपर हर सूबे में अलग है, तो ये अजीब हो जाता है, आपका जो मेरिट है वो इक्वल बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। यहाँ नम्स का क्वेश्चन पेपर सेम है पूरे पाकिस्तान में, तो फिर मेरिट भी जो है वो इक्वल ही डिसाइड होता है, बिल्कुल सेम होता है नम्स का टेस्ट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नम्स और MD-CAT के सिलेबस में क्या फ़र्क है? क्या दोनों टेस्ट दे सकते हैं या कोई एक देना होता है? तो ये जो सिलेबस का डिफरेंस है मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था, उसको आप चेक कर लें। जी, दोनों टेस्ट दे सकते हैं, कोई एक टेस्ट दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या नम्स का टेस्ट दे दें या PMDC का टेस्ट दे दें या दोनों दे दें, सब आपके अपने ऊपर है, आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं उस बुनियाद पे। सर, मेरे फादर का लोकल कोयटा का है, अगर मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट का लोकल बनाऊं तो बाद में कोई इशू तो नहीं होगा? जी जनाब, बिल्कुल इशू होगा, आप पे जो ऑब्जेक्शन हो सकता है। आप किसी और जो डिस्ट्रिक्ट है उसका लोकल कैसे बना सकते हैं? जहाँ से आपके फादर का लोकल है आपको वहीं पर ही अप्लाई करना चाहिए, वहीं पर उसी लोकल से आप टेस्ट दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नम्स प्राइवेट है ना? जी जनाब, बिल्कुल प्राइवेट है, और आपको फ़ीस जमा करानी होगी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। Sir, what is Army Medical College? Is it just that it's run by the military officers, or it is that we will have to work for the military after the graduation? जी जनाब, आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, आप सिविलियंस भी उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें आर्मी की 90 सीट ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ओपन मेरिट की सीट्स हैं, जो मैंने शुरू में बताया था 55 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, तो आप सिविलियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी के फादर सिविलियन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको काम करना है मिलिट्री के हॉस्पिटल में, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन वहाँ से कर लेते हैं तो आप सिविलियन के डॉक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल कैडेट्स बन के निकलें, यानी कि आप मिलिट्री में सर्व करना चाहते हैं, तो आपको स्पेशल बॉन्ड या कमिटमेंट साइन करनी होगी। कुछ अरसे के लिए आप बाउंड होंगे उनके अंडर काम करने के लिए आर्मी के हॉस्पिटल्स में। मोस्टली जो आर्मी मेडिकल कॉलेज, अगर पर्टिकुलरली आप उसी का चूज़ कर रहे हैं पूरे के पूरी जो 15 कॉलेजेस की लिस्ट है उसमें से, तो आर्मी के मेडिकल कॉलेज में आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपको सर्व करना होगा। लेकिन अगर आप दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में काम करते हैं तो फिर आप एज अ सिविलियन डॉक्टर भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी उन स्टूडेंट्स की जो मुझे उन्होंने सवाल भेजे थे। कोशिश की आपके लिए रिसर्च करने की, आज मेरा पूरा दिन इसी पे लगा, तो काफ़ी सारी मालूमात आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अब HSC के बारे में कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर उसकी भी वीडियो बनाते, तो इंशाल्लाह फिर कल मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको YouTube पे वो वीडियो मिल जाएगी। नम्स की जो वीडियोस हैं उनमें हमने 2 पार्ट्स में काम किया, एक पिछली वीडियो थी और एक ही आज की वीडियो थी। ये दोनों आप चेक कर लें तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।